हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के क्वेश्चन चल रहे थे नीट वाले। आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे पहुंच चुके हैं। जरा सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ द रेडियस ऑफ ए स्टार इज आर, एक स्टार है मान लीजिए, ये इसकी रेडियस आर है, एंड इट एक्ट्स एज ए ब्लैक बॉडी, और ये ब्लैक बॉडी की तरह काम कर रहा है। ठीक है। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ स्टार इन विच द रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज क्यू। अगर इसके अंदर से एनर्जी का जो निकलने का रेट है उसे कहते हैं पावर। जो पावर है वो क्यू है। भाई किसी में से भी एनर्जी निकलती है, 1 सेकंड में निकलने वाली एनर्जी को एनर्जी का रेट कहते हैं। तो 1 सेकंड में निकलने वाली एनर्जी को जो रेट कहते हैं तो वो पावर हो गई। तो उसका जो पावर दे रखा वो क्यू दे रखा है। ठीक है। तो इस स्टार का टेम्परेचर निकालना है। तो इस स्टार का टेम्परेचर यहां पे लगाएंगे हम स्टीफन्स लॉ, जो बताता है हमें कि अगर एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है T, उसके अंदर से लगातार हीट निकलती रहती है, और उसमें से निकलने वाली हीट की जो पावर होती है P, उसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू ब्लैक बॉडी से। अगर ये ब्लैक बॉडी है तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा A T⁴। ये फॉर्मूला होता है सिग्मा A T⁴। अब ये फॉर्मूला लगाएं अगर, तो यहां पे देखो इसमें से निकलने वाली पावर कितनी है Q। तो P की जगह, पावर की जगह तो रख दो Q। सिग्मा को झुका तो A इसका एरिया। अब देखो ये क्या है, एक स्टार है। स्टार की शेप कैसी होती है? स्टार की शेप गोल गोल शेप होती है, मतलब राउंड शेप होती है। उसका जो एरिया होता है वो कितना होता है? तो किसी भी, जैसे आपके पास कोई फुटबॉल है, बॉल है, तो ये सारी की सारी जो राउंड शेप की होती है, इनका एरिया होता है 4πr²। तो इनका जो सरफेस का एरिया होता है वो होता है 4πr²। तो वो हो गया 4πr²। इनटू में टेम्परेचर इसका T मान लिया हमने T⁴। अब हमें इस T को निकालना है। तो एक काम करिए, आप इनको बटे में लेके जाइए Q के। तो T⁴ और ये पूरा का पूरा बटे में चला गया। Q बटे में सिग्मा, या ये कह लो 4πr² और सिग्मा, ये सब कुछ ये भी बटे में चला गया। सिग्मा ये बटे में चला गया। अब अगर हम यहाँ से T निकालें तो ये जो पावर होती है ये T⁴ है। जब हम T निकालेंगे तो ये 4 पावर उधर चली जाएगी और बटे में चली जाएगी। आपको ये बात पता होगी। 4πr² सिग्मा और पूरे की पावर 1/4 हो जाएगी। ये पावर हो जाएगी आपकी। एक चीज याद रखा करो, जैसे इधर T⁴ है और उधर x लिखा हुआ है। मान लो आपको इधर की पावर उधर ले जानी है, तो जब भी एक पावर एक साइड से दूसरी साइड जाती है तो बटे में जाती है। तो इधर 4 थी, जब इधर से दूसरी साइड में जाएगी तो वो 1/4 हो जाएगी। तो x की पावर 1/4। तो ऐसे ही यहाँ से पावर 4 थी, उधर गई तो 1/4 हो गई। ऑप्शन ढूंढ लो। Q/4πr² सिग्मा। तो Q/4πr² सिग्मा की पावर 1/4। Q/4πr² की पावर सिग्मा। तो ये डी ऑप्शन बैठ रहा भाई। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बिल्कुल आसान सा सवाल था, आसानी से आप लोगों ने समझ लिया इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगले सवाल में आते हैं। सवाल देखो क्या दिया है। इन्होंने कहा ए स्लैब ऑफ स्टोन ऑफ एरिया 0.36 मीटर स्क्वायर एंड थिकनेस दिस। ओके, 0.1 मीटर की थिकनेस है, एक्सपोज्ड on the lower surface to steam at 100 degree centigrade. A block of ice at 0 degree centigrade rest on the upper surface of slab. देखो भाई, ये एक स्लैब है, ठीक है। इसके नीचे वाली सरफेस पे तो यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप है, स्टीम है, और ऊपर वाली सरफेस पे यहाँ पे आइस रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का। आइस मतलब बर्फ रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, आपको पता है, ठीक है। इस स्लैब की जो मोटाई दे रखी है वो दे रखी है 0.1 मीटर, और इस स्लैब का जो एरिया दे रखा है जहां से हीट निकल रही है वो दे रखा है 0.36 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए
अब यहां से ये एरिया है, जैसे यहां से इधर स्टीम है तो यहां से इस तरफ हीट का चलना शुरू होगा, ऐसे चलेगी हीट ऊपर की तरफ, क्योंकि इधर ज्यादा टेम्परेचर है, इधर कम टेम्परेचर है। अब ये हीट जब यहां से इस भाप में से जाएगी और आइस तक पहुंचेगी तो किसके अंदर से होती हुई जाएगी? ये इस स्लैब के अंदर से होती हुई जाएगी। तो इस स्लैब के अंदर से ऐसे हीट जाएगी ऊपर और आइस तक पहुंचेगी, आइस पिघलने लगेगी, आइस क्या होना शुरू हो जाएगी? मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे इसको यहाँ पर हीट मिलनी शुरू होगी। तो हीट यहाँ से चलती जाएगी और इसको पिघलाती रहेगी। अब हमें ये बताना है, पहली बात तो इस स्लैब के अंदर से जब हीट चलती है तो हीट के चलने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो याद दिलाता हूं आपको। देखो, आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूं। मान लो एक हमारे पास एक छड़ है, ये है छड़ का एरिया ए, और हम इसको मान लो 100 डिग्री पे रखते थे, या पहले कह लो T1 टेम्परेचर पे रखते हैं, और इधर वाला कोना T2 टेम्परेचर पे रखते हैं, और T1 मान लो बड़ा है T2 से, और इसकी जो लेंथ है वो L है पूरी रोड की। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ इधर हीट चलनी शुरू हो जाएगी। अब ये हीट चलेगी इधर से T1 से T2 की तरफ। तो ये हीट जो है ये है Q, हीट को हम Q से दिखाते हैं। तो ये जो हीट है इसका फॉर्मूला क्या होता था इसके चलने का? तो वो होता था Q बटे में T। T का मतलब है T टाइम में। मान लीजिए हम ये पूछने लगे कि पूरे T टाइम में कितनी हीट जाएगी, तो Q बटे T का फॉर्मूला होता था K A डेल्टा T T1 माइनस T2 और बटे में L इसकी लेंथ। ये फॉर्मूला होता था जो अब हम यहां लगाने वाले हैं। Q बटे T को कहते हैं हम 1 सेकंड में चलने वाली हीट। भाई Q तो हो गई टोटल हीट, टाइम से कर दिया आपने डिवाइड, तो टाइम से डिवाइड करने का मतलब 1 सेकंड में चलने वाली हीट। इसको पावर भी कह सकते हैं, पावर P, पावर P भी कह सकते हो आप इसको। तो ये पावर का भी फॉर्मूला आप इसको समझ सकते हो। तो ये जो पावर का फॉर्मूला है, Q बटे T का फॉर्मूला है, चलने वाली हीट का फॉर्मूला है। T टाइम में Q हीट चलेगी तो 1 सेकंड में कितनी चलेगी? Q बटे T। उस फॉर्मूले को आपको बता दिया। तो किसी भी रोड के अंदर जब हीट चलती है, अब बिल्कुल इसी की तरह ये हीट यहां से देखो, इधर तो थी स्टीम, स्लैब के नीचे की तरफ स्टीम है, ऊपर की तरफ आइस रखी है। तो स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री था, 100, और आइस का टेम्परेचर 0 था। तो ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हीट चलती है। तो ये हीट के चलने का ये फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने, याद दिला दिया। तो बस अब सारी चीजें हमें दे रखी हैं। देखो यहाँ पे जो ये हीट ऐसे जा रही है तो इसमें से हीट निकल के जाएगी, तो ये तो हो गई स्लैब की लेंथ, ये समझो लेंथ। और स्लैब का एरिया जो दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो यहाँ पे यूज हो रहा है, ये दे रखा है 0.36 मीटर। और दोनों एंड का टेम्परेचर दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। और इसने और क्या दिया है, इसने ये कहा, और आगे पढ़ो, इसने कहा इन 1 आवर, 1 घंटे में, मतलब टाइम दे दिया 1 घंटा, 4.8 kg आइस मेल्ट हो जाती है। 4.8 kg आइस मेल्ट हो जाती है, ये दिया उसने। इसका मतलब हुआ कि आपको हीट दे दी। मेल्ट होने में हीट का फॉर्मूला क्या लगता है? Q बराबर M इंटू L। अब M कितना है, कितनी कितनी बर्फ मेल्ट हो गई, कितनी आइस मेल्ट हो गई? 4.8 kg। और L की वैल्यू देखो इसने क्या दे रखी है यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, वो दे रखी है 3.36 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। केजी से केजी कट गया, ये आ गया 4.8 इंटू में 3.36 इंटू 10⁵ जूल। ये है वो हीट जो 1 घंटे में, जो इस बर्फ ने सारी की सारी सोख ली अपने अंदर, ऐसे समझ लो। भाई बर्फ, ये हीट जा रही है बर्फ तक, तो ये जो हीट जा रही है 1 घंटे में, इस बर्फ ने कितनी हीट अपने पिघलने के लिए यूज की है, वो हीट आ गई, मतलब Q की वैल्यू आ गई। अब देखो इस फॉर्मूले में रखने के लिए Q भी है हमारे पास, T भी है हमारे पास,
एरिया भी है, T1 माइनस T2 भी है, लेंथ भी है, के निकालना है। अब इस स्लैब का के निकालना है, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी किसको कहते थे? के को कहते थे। तो ये के निकालना है हमको इस फॉर्मूले। तो इस फॉर्मूले में सब कुछ है हमारे पास। फॉर्मूला दोबारा से लिख लेते हैं, Q बटे T बराबर के ए T1 माइनस T2 बटे में L। चलिए Q की वैल्यू 4.8 इंटू 3.36 इंटू 10⁵ बटे में T, 1 घंटा। 1 घंटा दिया था ना, देखो अभी मैंने पढ़ा था जब। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, हमें तो सेकंड में रखना पड़ेगा। तो 3600 सेकंड होते हैं सर, 3600 इक्वल्स टू के की वैल्यू निकालनी है। एरिया, एरिया कितना दे रखा? 0.36, 0.36 ये लिख रहा, देखो ये रहा। लेंथ 0.1 मीटर। चलो T1 माइनस T2, एक तरफ का टेम्परेचर 100 है, एक तरफ का 0 है, तो T1 तो हो गया 100 माइनस T2 हो गया 0 और बटे में लेंथ 0.1 मीटर। चलो अब एक काम करो, ये बन चुका है आपका के की वैल्यू। थोड़ा थोड़ा सा इसे सॉल्व करके लिख लेते हैं। पॉइंट हटाओ यहां से, तो यहाँ पे आ गया 10। ये 100 की मल्टीप्लाई जब 36 से होगी तो ऊपर बन गया 360। तो के इंटू में 360, इधर तो ये बन गया। अब इधर को देखो, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट के यहाँ 3 जीरो रह जाएंगे। इन 3 जीरो की मल्टीप्लाई अगर इसमें कर दें, 10 की पावर 3 रह जाएगी। 10 की पावर 3 हो गया 1000, उसकी मल्टीप्लाई इससे करें 4.8 से 3.36 से, तो इनके पॉइंट हट जाएंगे, क्योंकि जैसे इसका पॉइंट हटा 10 आ गया नीचे, इसका पॉइंट हटा 100 आ गया नीचे, तो नीचे भी 1000 बन गया और ऊपर भी 1000 है। ये काट दो इसको भी, खत्म। तो ऊपर बचा 48 इंटू में 336 और बटे में 36। अब ये के इसके बटे में ही चला जाएगा, के की वैल्यू निकालेंगे तो ये 360 इसके बटे में चला गया। 48 इंटू 336 बटे में 36 इंटू में 360। लो जी, ये के की वैल्यू आ गई। अब जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन दे रखा है जो उसी से मैच कराना पड़ेगा। चलो जरा मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत काट लो, जैसे 8 से काट सकते हो, 6 नहीं 8 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 से कटेगा, 6 से 6, 6 से 8, फिर 2 से और काट लो, ये 3, ये 4, ऊपर बचा 4 इंटू 336 और बटे में 3 इंटू 360। इस 3 से इसको काट लो, 112, फिर 4 से इसको काट लो, 90 और ये आ गया 112 बटे 90। देखो कैलकुलेटर से काम अपने ऐसे ही कर लिया हमने। फिर इसको 2 से काट लो, फिर 2 से इसको भी काट लो, 45, 56 बटे 45। जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना बैठ रहा। ये बैठ रहा है 1.244। तो के की वैल्यू ये आ गई आपकी। चेक कर लो है क्या कोई ऑप्शन। 1.24 जूल पर मीटर पर सेकंड पर डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ही इजी सा सवाल था, इतना भी इजी नहीं था, अच्छा सवाल था, मतलब मैं ये कहूँगा बढ़िया सवाल था। सोचने पे आपको अच्छी तरीके से ही सवाल समझ में आएगा जब आप उसको सोच सोच के समझ के करोगे तब। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों अगले सवाल में आते हैं, क्या दिया है। द टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया। अच्छा, पर यूनिट एरिया से निकलने वाली एनर्जी नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रिसीव्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्टार ऑफ रेडियस स्मॉल r। ठीक है। whose outer surface radiates as black body at temperature T Kelvin is given by। ओके चलिए बच्चों, इसको अगर देखें कि ये सवाल है क्या, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। इसने बोला कि एक स्टार है जो मैंने पढ़ा, उसकी रेडियस है स्मॉल r, स्मॉल r, उसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर जब यहां एनर्जी पहुंचेगी
तो ये एनर्जी पर यूनिट एरिया कितनी होगी, मतलब एनर्जी ई पर यूनिट एरिया कितनी होगी। पहले तो सोचो कि जब स्टार में से इसमें से एनर्जी निकलेगी तो चारों तरफ को निकलेगी, ऐसे ऐसे, है ना। अब यहां पे जाके यहां तक ये एनर्जी पहुंचेगी, ये एनर्जी मान लो यहां तक पहुंच गई ई। तो क्या करना है आपको, पर यूनिट एरिया पे निकालनी है अगर ये एनर्जी, तो इसका ये पूरा एरिया, पूरा इसको यहां से यहां तक ऐसे मिला लो, ये ऐसे, और ये पूरा एरिया कंप्लीट। पहले तो एनर्जी निकालो यहां से आर डिस्टेंस तक जाके, ये एनर्जी कितनी होगी, तो एनर्जी तो जो यहां से निकलेगी वो यहां पहुंचेगी, सीधी सी बात है। तो यहां से निकलने वाली एनर्जी, और फिर जब वो यहां पे पहुंचेगी, यहां तक पहुंचेगी, तो ये पर यूनिट एरिया करना, मतलब एरिया से इसको डिवाइड करना। देखो अगर इसको कंप्लीट करें, पूरा बड़ा एरिया बनाए, तो ये पूरा एरिया कितना होगा, 4πr²। आपको पता है पूरी सरफेस का एरिया जो होता है, ये कौन सी सरफेस है, ये है आपकी राउंड सरफेस, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस। तो स्फेरिकल सरफेस का इसका पूरी का एरिया 4πr² है। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी पहुंच रही है ई, उसे पर यूनिट एरिया निकालना है, तो इसका मतलब एरिया से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे एनर्जी मान लो पहुंची ई, और उसे एरिया से कर दो 4πr² से डिवाइड। अब यहाँ पे एनर्जी कौन सी पहुंचेगी, जो यहाँ से निकलेगी। अब किसी भी, मान लो इसका टेम्परेचर टी है, तो टी टेम्परेचर के स्टार से कितनी हीट निकलती है, ये कैलकुलेट कर लो सबसे पहले। तो कितनी हीट निकलेगी ये कैलकुलेट कर लिया जाए। तो इससे जो हीट निकलेगी उसके लिए लगाएंगे हम स्टीफन्स लॉ। अब स्टीफन लॉ क्या था, स्टीफन्स लॉ था कि जब यहां से जितनी पावर की हीट निकलेगी पी पावर की, तो वो यहां तक पी पावर की हीट पहुंच जाएगी। तो वो हीट का फॉर्मूला क्या होता था, पावर का फॉर्मूला क्या होता था, सॉरी एनर्जी का पावर का एक ही बात है, एनर्जी का पावर का, उसका फॉर्मूला क्या होता था, तो वो होता था सिग्मा ए टी की पावर 4। ये पावर का फॉर्मूला था, या कह लो एनर्जी पर सेकंड का फॉर्मूला था। तो ये एनर्जी जो यहाँ से ई निकली, वही ई एनर्जी यहाँ तक पहुंची। अब मैं अगर उसी एनर्जी को 1 सेकंड में निकालूंगा तो उस एनर्जी को पावर कह सकते हैं। तो जो पावर यहाँ से निकली वो पावर यहाँ तक पहुंच गई, तो वो पावर स्टीफन्स लॉ से निकाल ली हमने, P बराबर सिग्मा ए टी की पावर 4। ये फॉर्मूला होता था पावर का। तो ये पहुंच गई यहाँ से यहाँ तक पावर। अब इस पावर को उठा के यहाँ रख दो। अब आप कहोगे एनर्जी रखनी, अरे एनर्जी 1 सेकंड में, क्योंकि ऑप्शन में कहीं पे भी टाइम नहीं दिया इन्होंने, इसका मतलब इन्होंने 1 सेकंड में पूछा है। वैसे ये बात क्लियरली इन्होंने इसमें तो लिखी नहीं है, लेकिन अगर हमें आंसर मैच कराना है तो टाइम को 1 सेकंड लेना पड़ेगा। तो मतलब वो एनर्जी पूछना चाह रहा है 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड की एनर्जी को पावर कहते हैं। तो यहाँ ई की जगह ये पावर का फॉर्मूला रखना पड़ेगा, पी रखना पड़ेगा। रखो उठा के, तो ये आ गया सॉल्व करके सिग्मा ए टी की पावर 4 बटे 4πr²। अच्छा इसका एरिया कितना है, ये ए जो है ना, ये एरिया है इस स्टार का एरिया। तो इस स्टार का एरिया कितना होगा, तो P बराबर सिग्मा 4πr² इंटू टी की पावर 4। उठाओ और यहाँ पे रख दो ये एरिया। तो ये हो गया सिग्मा 4πr² इंटू टी की पावर 4, और बटे में 4π कैपिटल आर का स्क्वायर। 4π से 4π कट गया, ये आ गया सिग्मा r² टी की पावर 4 बटे में r²। ऑप्शन चेक करो कि क्या यही एनर्जी है, एनर्जी पर सिग्मा r² टी की पावर 4 बटे में r², सिग्मा r² टी की पावर 4 बटे में r²। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। लो बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं, क्योंकि हाँ सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में एक छोटी सी कमी है। इन्होंने लिखा यहाँ पे टोटल रेडिएशन एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो एनर्जी बटे एरिया पूछा था वैसे इसने, और आंसर दे रखा है पावर बटे एरिया का।
अब हमें ये भी पता है कि पावर जो होती है वो 1 सेकंड में जो एनर्जी निकली उसको पावर कह देते हैं। ठीक है, तो हमें ऑप्शन से ही थोड़ा-सा ये समझना पड़ेगा कि ये क्या पूछना चाह रहा है। तो ये बेसिकली एनर्जी बटे एरिया नहीं पूछना चाह रहा है, ये पावर बटे एरिया पूछना चाह रहा है। तो पावर बटे एरिया से हमने इसको आसानी से कर दिया। चलो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों अगले सवाल में आते हैं। देखो ये क्या बोला इसने। इन्होंने कहा ए सिलेंड्रिकल मेटालिक रोड इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद टू रिजर्वायर्स ऑफ हीट। एक मेटल की रोड है भाई साहब, लो जी ये मेटल की रोड है। अब ये मेटल की रोड के दोनों तरफ आपने दो हीट के रिजर्वायर लगा रखे हैं, मतलब इधर की अलग टेम्परेचर का और इधर अलग टेम्परेचर का, इधर T1 का इधर T2 का दो रिजर्वायर है। रिजर्वायर होते हैं जिनसे हीट, जो हीट को अपने अंदर ले भी सकते हैं, हीट के रिजर्वायर है, और हीट दे भी सकते हैं। तो इधर का टेम्परेचर है, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उधर से ज्यादा से कम टेम्परेचर की तरफ हीट चलेगी। अब मान लेते हैं इसका टेम्परेचर ज्यादा है, एक रिजर्वायर इधर है टेम्परेचर के लिए और एक रिजर्वायर इधर है टेम्परेचर के लिए। अब मान लो टेम्परेचर T1 ज्यादा है तो इधर से हीट चलेगी। अब इन्होंने दिया कि इसमें हीट चली Q और कितने टाइम में चली, T टाइम में। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था हीट के चलने का T टाइम में। 1 सेकंड में चलने वाली हीट को हम फॉर्मूले से निकालते थे Q बटे T, वो होता था K मान लेते हैं इसकी थर्मल कंडक्टिविटी, A मान लेते हैं इसका ये एरिया। ठीक है, और T1 माइनस T2 और बटे में लेंथ मान लेते हैं इसकी L, लेंथ मान लेते हैं L। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लग गया। आगे बढ़ो। अब इसने क्या कहा, अब देखो इसने कहा, अब इसने बोला द मेटालिक रोड इज मेल्टेड। अब इस मेटालिक रोड को मेल्ट कर दिया और द मटेरियल इज फॉर्म्ड इनटू रोड ऑफ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल रोड। मतलब अब इसको पहले इसकी रेडियस मान लो आर थी इसकी रेडियस, तो इसका एरिया कितना होगा यहाँ के पाई आर स्क्वायर और इंटू में T1 माइनस T2 और बटे में L। अब यहां से हमने इसको पिघला के रोड को क्या कर दिया, द मटेरियल रोड इज मेल्टेड, मटेरियल इज फॉर्म्ड इनटू रोड ऑफ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ ओरिजिनल रोड। मतलब इसकी आधी रेडियस की हमने रोड बना ली, तो उसकी लंबाई भी चेंज हो गई होगी, लेंथ भी चेंज हो गई होगी। मान लो एल डैश हो गई, उसकी लेंथ एल डैश हो गई और रेडियस कर दी हमने इसकी हाफ R/2। ठीक है, तो पहले तो अब ये बताना है कि अब इसमें कितनी हीट जाएगी। पहले तो हीट जा रही थी Q T टाइम में, अब इसमें कितनी हीट जाएगी। तो अब मान लेते हैं वही T1 टेम्परेचर पे इधर रखा, दोनों रिजर्वायर के बीच में फिर से रख दिया इसको, और अब इसमें जो हीट जाएगी मान लेते हैं वो जाएगी Q डैश, कितने टाइम में, T टाइम में। तो क्या बदला, इस रॉड का एक तो एरिया बदल गया सर ये, और एक इसकी लेंथ बदल गई। तो पहले तो ये लेंथ निकालो, एरिया तो चलो दे रखा इसने, लेंथ कैसे निकालेंगे। तो ये जो रोड थी पहले पहले इसका जितना वॉल्यूम था, अब भी वॉल्यूम तो इसका उतना ही होगा, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होता ना। किसी चीज को पिघला के आप किसी भी शेप में बना लो, लेकिन उसका जितना वॉल्यूम पिघलने से पहले था पिघलने के बाद भी उसका वही रहेगा। वॉल्यूम मतलब आयतन। तो इसका वॉल्यूम पहले कितना था, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया कितना था इसका A और लेंथ कितनी थी इसकी L। अब इसका एरिया मान लेते हैं हो गया A डैश और लेंथ हो गई L डैश। तो अब भी इसका वॉल्यूम कितना होगा, A डैश इंटू L डैश। चलो पहले वाला एरिया रख दो, तो पाई आर स्क्वायर इंटू में L, और अब का एरिया रख दो तो पाई R/2 का स्क्वायर और इंटू में लेंथ L डैश। देखो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, और लेंथ आ गई L बराबर 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया इंटू में L डैश। तो L डैश की वैल्यू आ गई 4L। मतलब इसकी जो लेंथ है वो 4 गुना बढ़ गई, मतलब 4 गुना हो गई। पहले L थी अब 4L हो गई। तो अब अगर हम हीट का फॉर्मूला लगाएं, चलो लगाओ। तो भाई साहब हीट का फॉर्मूला Q/T, इस बार Q डैश है और बटे में T। फॉर्मूला वही है के तो अब भी इसका वही रहेगा, मटेरियल तो वही है। एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू R/2 का स्क्वायर
तो के ए इंटू T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 सेम है, और बटे में लेंथ हो गई 4L। ये हो गई। इसको अगर सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों को आपस में डिवाइड कर सकते हैं। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन और ये बन गई सेकंड इक्वेशन। दोनों को मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ। ये है Q डैश बटे में T, पहले इस वाली को ले रहा हूँ, और बटे में Q बटे T बराबर इधर के ए T1 माइनस T2, ए नहीं पाई आर स्क्वायर में रख देता हूँ। तो ये बन गया K इंटू में पाई आर स्क्वायर T1 माइनस T2 बटे में L, और इसके बटे में इधर आ जाएगा, उल्टा कर दिया मैंने, ये वाला रखना था मुझे, पाई आर बटे 2 का स्क्वायर है के ए, और T1 माइनस T2 ये 4L है, ये वाला रखना था, ये रख दिया मैंने, और बटे में ये रख दो ये वाला। तो ये है K इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू T1 माइनस T2 बटे में L। L से L कट गया, T1 माइनस T2 से T1 माइनस T2 कट गया, पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, के से के। ऊपर बचता है 1/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर था 1/4, और बटे में 4, तो ऊपर बच गया 1/16, और बटे में यहाँ पे कुछ नहीं बचा 1, तो ये आ गया 1/16। टी से टी कट गया, तो Q डैश बटे Q की वैल्यू आ गई 1/16। अब Q यहाँ जाएगा तो Q डैश बराबर आ जाएगा Q बटे 16, मतलब पहले से हीट 16 गुना कम जाएगी अब उसके अंदर से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, और बहुत ही अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था। ठीक है, ध्यान से आपने अगर इसको किया है तो आपकी काफी कंसेप्ट क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल में देखते हैं क्या बोला है। एक ब्लैक बॉडी है, लो जी ये हो गई ब्लैक बॉडी हमारी, टेम्परेचर है 227 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, रेडिएट्स एट हीट, इसके अंदर से जो हीट निकल रही है वो 7 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड निकल रही है। तो ये क्या दे दिया आपको, ये दे दी ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर। इमिसिव पावर होती है हीट कितनी निकल रही है 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर से, तो 7 निकल रही है, 7 कैलोरी निकल रही है पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये होती है इमिसिव पावर। तो किसी भी ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर आपको दे दी 227 डिग्री पे। अब इसी ब्लैक बॉडी का अगर हमने टेम्परेचर 727 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो अब इससे हीट निकलनी यही कितनी निकलेगी सेम यूनिट में, तो सेम यूनिट में मतलब ई डैश पूछा है। आपको एक बात पता होनी चाहिए, स्टीफन्स लॉ होता है किसी भी ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर सिग्मा टी की पावर 4 होती है। ये ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहां से हम सीधे सीधे कह सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर कहीं पे A प्रोपोर्शनल टू B लिखा होता है तो हम लिख सकते हैं A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ लिख सकते हैं E1 बटे E2 बराबर T1 की पावर 4 बटे T2 की पावर 4। E1 पहले की इमिसिव पावर इसकी कितनी दे रखी 7 बटे E2 निकालनी है। टेम्परेचर पहले का कितना दे रखा 227 नहीं, केल्विन में यूज करते हैं टेम्परेचर, तो 273 इसमें और जोड़ लो, तो ये कितना हो जाएगा 500 केल्विन। तो T1 तो हो गया 500 केल्विन की पावर 4, और बटे में ऐसे ही 727 में 273 और जोड़ दो तो ये हो जाएगा 1000 केल्विन। तो 1000 केल्विन की पावर 4, केल्विन से केल्विन कट गया, 500 से 1000 कट गया तो 2 बचा, ऊपर बचा 7 बटे E2, 7 बटे E2 बराबर 1 की पावर 4 तो 1 हो गया, और नीचे 2 की पावर 4 हो गया 16। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, E2 बराबर और 16 की मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना आ गया 16 इंटू 7 112 112, आंसर हो गया 112। ये तो बहुत ही आसान सवाल था यार। ऑप्शन सी इज करेक्ट, और बहुत ही बढ़िया सवाल था, आसानी से हो गया। तो करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
सिलेक्शन की टेंशन नहीं लेनी है, मेहनत करनी है। मेहनत करेंगे, टेंशन लेने से काम नहीं चलता है, मेहनत करने से काम चलता है। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, बाकी कल मिलते हैं, आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों।